क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स का आज के क्लास में वेलकम है। और अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हुआ है और आप सभी की एग्जामिनेशन है, बोर्ड परीक्षा है, आप सभी ने सबसे बेस्ट क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आज के क्लास में टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से प्रश्न आपको आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में छपे हुए देखने को मिलेंगे। तो उन प्रश्नों को और उन टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और कुछ मॉडल पेपर्स ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, उसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट हमारा चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, OOP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपको MCQ क्वेश्चन में या फिर वन लाइनर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे रहने वाला है हमारा टॉपिक, वो रहने वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये आपसे पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास का उपयोग किया जाता है। यह बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th में आप सभी का, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर कह लो फर्स्ट यूनिट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, परिचय होता क्या है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की परिभाषा लिखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो देखो, मैं आपको टॉपिक वाइज इसलिए कवर करा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बने इसी टॉपिक से बनेगा प्रश्न, तो आप इजी वे में उसको कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, प्रश्न कुछ भी बने, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है ना तो आप 100% उसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डर भी लग रहा है कि हमारा तैयार नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो इस PDF में, इस क्लास में आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उतना अगर आपने पढ़ लिया और ये जाकर के आप लिख देते हो, पूछ लिया जाता है आपसे प्रश्न में, इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप अगर लिख देते हो इन चीज़ों को, तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? यह एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज़ किया जाता है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? बड़े और जटिल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये हमको हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ऑब्जेक्ट एंड क्लास दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है आपका नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये प्रश्न में भी आपसे एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या आवश्यकता है। ठीक है, क्यों हमें आवश्यक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हमें ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमको हेल्प करता है बड़े प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। बड़े प्रोजेक्ट को मॉड्यूलर बनाना किसकी मदद से बनता है? OOP की मदद से बनता है। दूसरा, कोड को रीयूजबिलिटी, कोड का जो रीयूजबिलिटी होता है OOP को यूज़ करने से वो बढ़ जाता है। डेटा सुरक्षा और इनकैप्सुलेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। व्यवस्थित और कुशल प्रोग्रामिंग ये प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्यों नीड पड़ी? क्योंकि हमें बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उसको ये मॉड्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब कि अगर हमने एक बार कोड लिख दिया तो उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर उसकी नीड हो, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल कॉल करके उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा डेटा का सिक्योरिटी, इनकैप्सुलेशन। और फोर्थ है डेटा हमारा व्यवस्थित रूप में हो और अच्छा प्रोग्राम लिखा हो, सुंदर लिखा हो, जिससे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पे पॉइंट है OOP का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट यहाँ पे है अब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है इनहेरिटेंस, फोर्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये चार कैरेक्टर्स हैं किसके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्शन, ये आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेकंड है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है हमारा इनहेरिटेंस, फोर्थ है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है,
इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे और आगे पूरा क्लास को आप लोग A to Z देखना, ठीक है। क्लास को आप लोग बेसिक मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक देखना, 1 घंटे का 2 घंटे का जितना भी क्लास है, ठीक है। अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। मूवी आप लोग देख लेते हैं 2 घंटे का 3 घंटे का, उसमें आप बोर नहीं होते हो, उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन 2 घंटा 3 घंटा समय आप केवल यहाँ पे दीजिए। मैं आपको डेली नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, बस आपको केवल इस क्लास को पूरा अच्छे से देखने के लिए बोल रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होगा। आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा, अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लोगे तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो लिखते रहिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा क्लास है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्लास के जो प्रकार हैं और उनका यूज़, ये हम देखने वाले हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास की आवश्यकता, उसके टाइप्स और उसका यूज़। क्लास का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्लास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्लास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा हो गया, वो हो गया क्लास का डिफिनेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास होता क्या है? सो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर कह लें हम लोग टेम्पलेट होता है जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को, गुणों को और उसके कार्यों को, मेथड्स को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। ये हो गया किसका डिफिनेशन? ये हो गया हमारा क्लास का डिफिनेशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट कह लो या फिर कह लो टेम्पलेट होता है जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को और उसके कार्यों को डिफाइन करता है। तो क्लास का जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना होता है और उसके कार्य को, मेथड्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया नीड ऑफ क्लास। क्लास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कोड ऑर्गेनाइजेशन और पुनः उपयोगिता बढ़ाने के लिए, मतलब कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्लास की आवश्यकता पड़ी। और कोड की जो रीयूजेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्लास की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुशल प्रबंधन करने के लिए हमें क्लास की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपको बताया गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया कंक्रीट क्लास, दूसरा हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास, थर्ड हमारा हो गया इंटरफेस, फोर्थ हो गया स्टैटिक क्लास। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्लास के टाइप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? कंक्रीट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस क्लास, स्टैटिक क्लास। ओवरऑल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है क्लास का उपयोग, यूज़ ऑफ क्लास। सो डेटा मॉडलिंग के लिए हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए करते हैं क्लास का उपयोग, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्लास का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो आई होप अभी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा क्लास के बारे में कि क्लास को की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लास कितने प्रकार के होते हैं, क्लास की क्या क्या यूज़ है, ठीक है। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक टेम्पलेट होता है या फिर कह लें ब्लूप्रिंट होता है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसके जो भी कार्य हो उनको डिफाइन करता है। और नीड ऑफ क्लास मतलब क्लास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? कोड को ऑर्गेनाइज करता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है और ऑब्जेक्ट का कुशल प्रबंधन करता है। फिर उसके बाद क्लास के प्रकार, क्लास 4 प्रकार के होते हैं, कंक्रीट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस क्लास, स्टैटिक क्लास। और उसके बाद हमने पढ़ा क्लास के क्या उपयोग होते हैं। तो डेटा मॉडलिंग, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे 2 मेजर पॉइंट कंप्लीट हो गए। थर्ड हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा क्लास होता है उसका इंट्रोडक्शन, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके प्रकार और उसके यूज़। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, वो कितने प्रकार का होता है और इसका क्या क्या उपयोग है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन सबसे पहले आप समझो। ऑब्जेक्ट जो होता है किसी क्लास का एक इंस्टेंट होता है जिसमें डेटा और मेथड्स
उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर डेटा होते हैं और मेथड। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कंटेन करता है डेटा को और मेथड्स को। ऑब्जेक्ट डेटा का और मेथड का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, नीड फॉर ऑब्जेक्ट्स। सो डेटा और लॉजिक को संयोजित करने के लिए। दूसरा पॉइंट है रियल वर्ल्ड एंटिटी को मॉडल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट के प्रकार। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, तीसरा यहाँ पे है सिंगलटन ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट तीन टाइप से होते हैं। ठीक है, पहला हो गया म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, थर्ड हो गया हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट का टाइप हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट का यूज़। तो पहला ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे बताया गया सॉफ्टवेयर डिजाइन में, दूसरा है हमारा डेटा हैंडलिंग और प्रोसेसिंग में, और तीसरा ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो ये तीन जगह पे हम लोग मेजरली ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डेफिनेशन पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर ये तीनों पूछ लिया गया आपको एक साथ तो ये 6 नंबर का आपको दे करके जाएगा। ठीक है, तीनों अगर एक साथ पूछ लिया गया तो वो 6 नंबर में आ जाएगा। फोर्थ यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कितने प्रकार का होता है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आपसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5, 6 नंबर, जितने भी नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे इन टॉपिक से संबंधित। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लास पूछ लिया गया आपको, क्लास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका यूज़ क्या है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया गया इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और इसका डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन कुछ भी बने, अगर आपने टॉपिक कवर किया हुआ है, टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप उसको अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का डिफिनेशन क्या होगा, इनहेरिटेंस एक ओओपी कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा एक क्लास जो होता है चाइल्ड क्लास दूसरी क्लास मतलब पेरेंट्स क्लास के गुण और कार्य को प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखो इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे आपके जो फादर हैं, ठीक है, उसके बाद आप सन हैं। ठीक है, आप अपने फादर के सन हैं। सो आपके फादर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर आई, फिर उसके बाद आपसे आपके अंदर जो क्वालिटीज़ रहेगी वो आपके सन के अंदर जाएगी, आपके बेटे के अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो हैं, जैसे आप यहाँ पे हैं, ये आप हैं, आप अपने फादर की क्वालिटीज़ को ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपका जो लड़का रहेगा वो आपके क्वालिटीज़ को लेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें एक क्लास दूसरी क्लास की गुणों का और कार्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, गुणों का क्वालिटीज़ को वो गेन करता है। जो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट क्लास के क्वालिटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को अपने पास लेता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करता है। तो ये है हमारा इनहेरिटेंस का जो है एग्जाम्पल के साथ मैंने डिफिनेशन समझाया। और नीड क्यों पड़ी इनहेरिटेंस की, तो देखो कोड रीयूजबिलिटी 100% याद कर लो, ये सब में आपको लिखना है यूज़ में। उसके बाद कोड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, कोड को हम लोग अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नए फीचर्स को जोड़ने की सुविधा मिली हमको इनहेरिटेंस के आने से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इनहेरिटेंस 4 प्रकार का होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल और उसके बाद हाइब्रिड। ठीक है,
तो ये 4 प्रकार हो गए हमारे इनहेरिटेंस के। पहला हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ हमारा हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे इनहेरिटेंस के टाइप हो गए। इनहेरिटेंस का अगर हम लोग यूज़ देखें तो पहला है कोड संरचना को सुव्यवस्थित करना, मतलब मेंटेन करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में पैटर्न को बनाना। ठीक है, तो अभी हमने देखा इनहेरिटेंस के बारे में, और फिर उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बनाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेटा की बात की जाए तो जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है, डेटा हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों में जो है स्टोर हो सकता है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इनमें केवल इनकैप्सुलेटेड डेटा ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कार्यप्रणाली की बात करें तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होता है वो टॉप टू डाउन अप्रोच करता है हमारे कोड को, मतलब टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम। और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बॉटम टू अप अप्रोच करता है, मतलब इसमें हमारा कोड इस प्रकार अप्रोच करता है प्रोसेस। रीयूजबिलिटी की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग बहुत कम ही रीयूज कर सकते हैं। बट जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें अगर हम रीयूजबिलिटी की बात करें तो उसको हम लोग बार बार जहाँ चाहे जब चाहे जितनी बार चाहे रीयूज कर सकते हैं अपने कोड को। ठीक है, जटिलता की बात करें तो जो हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसमें हमको कोड को मेंटेन करना, प्रबंधन करना बहुत ही हार्ड है। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हमारा कोड मैनेज करना बहुत ही इजी है, क्योंकि उसमें हमारा कोड ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, टॉपिक वाइज मैंने इसलिए आपको कवर कराया है। सो अभी हमारा जो चैप्टर 1 या फिर कह लें आपका यूनिट 1 था वो कवर हो गया है, जो कि था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसमें हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास होता है, क्लास के बारे में हमने देखा कि इस जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास होता है वो कितने टाइप्स का होता है। डिफिनेशन हमने देखा क्लास का क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा जो क्लास है उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, और हमें क्लास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब प्रकार, आवश्यकता, यूज़, ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद लास्ट हमने देखा इस चैप्टर का जो आपका लास्ट टॉपिक था इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस की आवश्यकता, प्रकार और उसके उपयोग को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, टॉपिक था, वो कवर हो गया। दूसरा हमारा आपका जो यूनिट रहने वाला था वो था आपका रोबोटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, कंपोनेंट्स, अवधारणा, नियंत्रण, प्रोग्रामिंग और अनुप्रयोग। ठीक है, तो आपका जो रोबोटिक्स चैप्टर है ये थ्योरेटिकल है, पहली बात थ्योरी बेस्ड है, और इससे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सो पहला जो पॉइंट है वो है रोबोटिक्स का परिचय, वर्गीकरण, कंपोनेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट, नियंत्रण और इसके प्रोग्रामिंग और अनुप्रयोग। इसमें हमको देखना है रोबोटिक्स का सबसे पहला जो डिफिनेशन या फिर कह लें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, रोबोटिक्स होता क्या है एक्चुअल में। तो रोबोटिक्स विज्ञान और इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें जो रोबोट्स के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और प्रोग्रामिंग से संबंधित है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, सो रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स विज्ञान और इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रोबोट के डिज़ाइन, मतलब उसका डिज़ाइन क्या रहेगा, रोबोट को बनाते कैसे हैं, रोबोट को हम लोग कैसे संचालन करते हैं,
और उसमें हम लोग क्या-क्या प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है? या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? रोबोटिक्स एक ईज़ी नहीं है कि केवल एक ब्रांच के स्टूडेंट्स उसको बना सकते हैं या फिर कोई एक फील्ड का पर्सन उसको निर्माण कर सकता है उसका, ठीक है? रोबोटिक्स के लिए हमें कई सारी चीज़ों का आवश्यकता होता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब हम लोग रोबोटिक्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, उस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है? तो रोबोटिक्स समझ में आ गया होगा आपको कि ये मिक्सचर है विज्ञान और इंजीनियरिंग की ब्रांच का एक मिक्सचर होता है, जो हम लोग रोबोट को डिज़ाइन करने के लिए, रोबोट को बनाने के लिए, रोबोट को चलाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। रोबोट क्या होता है? एक स्वचालित मशीन होता है, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। यह कार्य मैन्युअली भी करता है, सेमी ऑटोमेटेड भी करता है या फिर पूरी तरह फुली ऑटोमेटेड होता है, मतलब स्वचालित होता है, खुद से करता है। तो ये हो गया रोबोट का डिफिनीशन। रोबोट का डिफिनीशन आपको यहाँ पे बताया गया है। ये है आपका रोबोटिक्स का डिफिनेशन। रोबोटिक्स एंड रोबोट बोथ आर डिफरेंट। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पूरा चीज़ों के बारे में, रोबोटिक्स, ठीक है? बट रोबोट क्या है? रोबोट एक्चुअल में वो है जो रोबोटिक्स बना पढ़ने के बाद हम लोग जो क्रिएट करते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो आता है हमारा रोबोट निकल करके, ठीक है? तो रोबोट क्या होता है? एक ऑटोमेटेड मशीन होता है, खुद से चलता है, खुद से हम लोग जो उसको कमांड देते हैं वो करता है, ठीक है? हमें उसको कहीं ले जाना नहीं पड़ता। हमने उसको अगर बोल दिया कहीं पे जाने के लिए, वो सब हमने पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो सब कुछ फॉलो करेगा, ठीक है? तो मैनुअल भी होते हैं, सेमी ऑटोमेटेड भी होते हैं। और सेमी ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें वो खुद से करेगा, कुछ चीज़ें हमको जो है करनी पड़ेंगी। और फुली ऑटोमेटेड मतलब वो पूरी जो भी करेगा वो खुद से करेगा, हमें उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड यहाँ पे टॉपिक है रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स का क्लासिफिकेशन या फिर हिंदी में कहें वर्गीकरण। तो रोबोटिक्स को कई कॉन्सेप्ट के आधार पर डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा कार्यप्रणाली के आधार पे, मतलब जो रोबोट्स का वर्क होता है उसके आधार पे। तो यहाँ पे दिया गया आपके उसके टाइप्स के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में। कार्यप्रणाली के आधार पे अगर हम बात करें रोबोट की, तो पहला है हमारा ऑटोनोमस रोबोट, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वायत्त रोबोट रोबोट। इसका कार्य क्या है? ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? तो पहला हमारा हो गया ऑटोमेटेड रोबोट। और ऑटोमेटेड रोबोट जो होते हैं वो हमारे विदाउट किसी इंटरफेयर के पूरा का पूरा काम करते हैं। वो फुली ऑटोमेटेड होते हैं, स्वचालित होते हैं, खुद से ही करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है? सेकंड हो गया हमारा सेमी ऑटोनोमस रोबोट। ये क्या होते हैं? आंशिक रूप से मानव द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे ड्रोन, मिलिट्री रोबोट्स, ठीक है? अब जो ड्रोन हो गया, अब ड्रोन तो खुद से उड़ता नहीं है, खुद से नहीं उड़ता है। कॉन्सेप्ट समझो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वो सेमी ऑटोनोमस रोबोट है। सेमी का मतलब कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें वो खुद करता है। जैसे हम लोग, हमारे पास क्या होता है, उसका कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर को जब हम लोग ऑन करते हैं, फिर उसके बाद उससे पूरा कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे हमको उड़ाना होता है उड़ाते हैं, जहाँ पे हाइट ले जाना होता है हाइट ले जाते हैं कंट्रोल करके। तो वो जो जो हमारा ड्रोन होता है, ड्रोन को हम लोग क्या करते हैं, खुद से जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, खुद से उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। हम चाहते हैं तब वो ऊपर जाता है, हम उसको नीचे लाना चाहते हैं तो वो नीचे आता है, हम उसको उड़ाना चाहते हैं तब वो उड़ता है। तो ये जो ड्रोन है वो सेमी ऑटोनोमस रोबोट के अंतर्गत आता है। थर्ड है हमारा टेली ऑपरेटेड रोबोट। तो जो ये हमारा टेली ऑपरेटेड रोबोट होता है, ये दूरस्थ रूप से संचालित किए जाते हैं, जैसे कि मंगल रोवर, मेडिकल रोबोट्स, ठीक है? ये है हमारा पहला कार्यप्रणाली के आधार पर, उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर रोबोट्स का क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है वर्गीकरण रोबोट का, उसके संरचना के आधार पर, बेस्ड ऑन हर स्ट्रक्चर, ठीक है? तो पहला यहाँ पे बताया गया है मानवीकृत रोबोट, दूसरा है हमारा गणना करने वाले रोबोट, तीसरे है हमारे मोबाइल रोबोट, फोर्थ है हमारा स्टेशनरी रोबोट। तो जो हमारे ह्यूमनाइड रोबोट्स होते हैं, मानवीकृत रोबोट जो होते हैं, वो इंसानों जैसे दिखते हैं और व्यवहार करते हैं, जैसे सोफिया हो गया, असीमो हो गए। ये सब क्या है? ये
ह्यूमन की तरह दिखते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, मानव की तरह दिखते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, एक्चुअल में ये रोबोट होते हैं। तो ये डिवाइड किसके बेस्ड पे किया गया है, संरचना के आधार पर डिवाइड किया गया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। संरचना के आधार पर रोबोट क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मानवकृत रोबोट, दूसरा है गणना करने वाले रोबोट। गणना करने वाले रोबोट कौन से होते हैं, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके निर्णय लेते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा रोबोट हो गया संरचना के आधार पर मोबाइल रोबोट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम होते हैं, जैसे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप गूगल कर लीजिएगा, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ये क्या होते हैं, मोबाइल रोबोट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ये सक्षम होते हैं। फोर्थ हो गया हमारा स्टेशनरी रोबोट, तो ये एक निश्चित स्थान पर कार्य करते हैं, जैसे कारखानों में रोबोटिक आर्म्स, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। तीसरा हमारा है यूज के आधार पर रोबोट, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रोबोट का पूरा वर्गीकरण, उसके कितने टाइप्स हैं, किस टाइप में कितने प्रकार के कौन से रोबोट हैं। थर्ड है हमारा उपयोगिता के आधार पे, मतलब बेस्ड ऑन हर एप्लीकेशन। फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट, सेकेंड है हमारा मेडिकल रोबोट, थर्ड है हमारा मिलिट्री रोबोट, फोर्थ है स्पेस रोबोट। तो जो औद्योगिक रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट है, वो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करता है, प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। जो मेडिकल रोबोट्स हैं, मतलब चिकित्सीय रोबोट्स हैं, जैसे सर्जरी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उपचार करने में सहायता करते हैं। थर्ड है मिलिट्री रोबोट, तो ये क्या करते हैं, रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। फोर्थ है स्पेस रोबोट, तो ये अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो भी करना होता है वहाँ पे वो जाते हैं और वो डन करते हैं। जैसे कि नासा का मंगल रोवर, ये क्या है, एक स्पेस रोबोट है जो अंतरिक्ष में जाता है और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको वो फॉलो करता है। तो ये हमने देखा यूज़ के आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे रोबोट्स के बारे में, ठीक है। तो रोबोट का हमने देखा क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा पहला फंक्शनैलिटी के आधार पे रोबोट, दूसरा हमने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे, संरचना के आधार पे रोबोट, तीसरा हमने देखा एप्लीकेशन के आधार पे रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है रोबोट के प्रमुख घटक, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट, ठीक है। तो पहला रोबोट्स का जो पार्ट, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रोबोट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट हमारा है यांत्रिक घटक, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला हो गया बॉडी, रोबोट का ढांचा जिससे विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। दूसरा हो गया हमारा एक्चुएटर्स, गति उत्पन्न करने में वाले उपकरण जैसे मोटर, हाइड्रोलिक सिस्टम। थर्ड हो गया हमारा वह सेंसर, सेंसर जो होता है रोबोट को पर्यावरण से डेटा इकट्ठा करने में मदद करता है, जैसे कि कैमरा हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो गए, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स। फोर्थ है यहाँ पे गियर सिस्टम, तो गियर सिस्टम क्या करते हैं, गति और बल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। किसके अंदर लगा होता है ये सब, रोबोट के अंदर ये सब लगा होता है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक घटक। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की रोबोट में, तो पहला तो हमने देखा मैकेनिकल कंपोनेंट, दूसरा हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो रोबोट में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है माइक्रो कंट्रोलर, या फिर कह लें प्रोसेसर। दूसरा होता है पावर सप्लाई, तीसरा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला होता है माइक्रो, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करता है, रोबोट का दिमाग होता है जो सभी सेंसर्स और मोटर्स को नियंत्रित करता है। पावर सप्लाई क्या करता है, बैटरी या फिर बाह्य स्रोतों से जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो भी नीड होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है, रोबोट और जो रोबोट को यूज़ कर रहा है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है वाईफाई, ब्लूटूथ, इनका यूज़ करके, ठीक है। तो अभी हमने देखा रोबोट का पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी, ठीक है। उसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी। और अगला पॉइंट यहाँ पे है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटिक्स, जो हमारा रोबोटिक्स है उसकी अवधारणा। तो पहला हो गया हमारा सेंसिंग, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग, तीसरा हो गया हमारा एक्चुएशन, चौथा हमारा हो गया ऑटोनॉमी। तो जो हमारा सेंसिंग है वो सेंसर के माध्यम से डेटा को इकट्ठा जो है कलेक्ट करता है। प्रोसेसिंग माइक्रो कंट्रोलर और एआई के मध्य में जो है निर्णय लेता है। एक्चुएटर जो है, एक्चुएशन जो है मोटर्स और एक्चुएटर्स के माध्यम से प्रोसेस करता है। और जो ऑटोनॉमी है, रोबोट को बिना मानवीय सहायता से जो भी वर्क दिया जाता है उसको प्रोसेस करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा टॉपिक, रोबोट को हम लोग किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे रोबोट कंट्रोल में, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा मैनुअली कंट्रोल, दूसरा हो गया ऑटोमेटिक कंट्रोल, तीसरा हो गया हाइब्रिड कंट्रोल।
मैनुअल का मतलब ये है कि रोबोट को रिमोट या फिर कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम लोग कंट्रोल करेंगे। ऑटोमेटिक कंट्रोल मतलब जो सेंसर लगा रहेगा और एआई के यूज़ करके हम लोग रोबोट को कंट्रोल करेंगे। मतलब रोबोट को हम लोग यहीं से बैठे रहेंगे और रोबोट कहीं पर रहेगा, मतलब दूर रहेगा, जितना भी उसका सेंसर रहेगा वर्क करेगा, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, वो फॉलो करेगा। थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंट्रोल, मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मतलब रिमोट से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद एआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रोबोट को कंट्रोल करने का पूरा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे बताया गया आपको कि जो रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग है उसके लिए हमें किन लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला हो गया हमारा पाइथन। तो पाइथन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? मशीन लर्निंग के लिए, सेंसर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। दूसरा हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सी प्लस प्लस एंड सी, इसका हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम के लिए। तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं जावा का, जावा करते हैं मोबाइल और क्लाउड पर आधारित जो रोबोटिक्स होते हैं उनके लिए। चौथा हम लोग करते हैं रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़, जो रोबोटिक्स सिमुलेशन और कंट्रोल का वर्क करता है। ठीक है, सो अभी हम लोग और देखेंगे इसके बारे में। जो अगला पॉइंट है वो है हमारा टॉपिक रोबोटिक्स का एप्लीकेशन, मतलब रोबोटिक्स जो हमारा है वो कहाँ कहाँ और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला है यहाँ पे औद्योगिक अनुप्रयोग, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर हम लोग रोबोट का क्या यूज़ करते हैं। तो कार निर्माण में रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद है स्वचालित वेयरहाउस जो है वहाँ पर हम लोग करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है जो हमारा चिकित्सा है उसके फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रोबोट का यूज़ करते हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए, मरीजों की देखभाल करने के लिए हम लोग एआई बेस्ड रोबोट का यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा क्षेत्र है वो है सैन्य और रक्षा क्षेत्र, मतलब मिलिट्री और डिफेंस क्षेत्र। यहाँ पे हम लोग रोबोट जो ड्रोन होता है उससे हम लोग, मतलब ऑटोमेटिक जो ड्रोन होता है उससे हम लोग जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर रखवाली करते हैं। बम निष्क्रिय कराने वाले भी रोबोट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, करके बम वगैरह ये सब निष्क्रिय करते हैं। फोर्थ हमारा फील्ड है जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रोबोट का अंतरिक्ष और अनुसंधान, स्पेस एंड रिसर्च। नासा में करते हैं जैसे मार्स रोवर, चंद्रयान और अन्य मशीन। ठीक है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और फिफ्थ है हमारा घरेलू रोबोट, जैसे हो गया हमारा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रोम्बा और स्मार्ट असिस्टेंट रोबोट एलेक्सा, गूगल होम। ये सब क्या है? ये सब हमारे रोबोटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका सेकेंड नंबर जो यूनिट था रोबोटिक्स वाला, वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। इसमें हमने देखा सबसे पहले रोबोटिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद हमने देखा रोबोट रोबोट जो होता है उस रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा, फिर रोबोट का हमने डिफिनेशन समझा। फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स के वर्गीकरण बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ के आधार पे, फिर उसके बाद उनकी संरचना के आधार पे, फिर उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली के आधार पे। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन के आधार पे, बेस्ड ऑन हर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन हर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा रोबोट के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया। फिर उसके बाद हमने उसमें पढ़ा रोबोट, जो रोबोटिक्स है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अंदर आता है सेंसर, प्रोसेसिंग, एक्चुएशन और उसके बाद ऑटोनॉमी। फिर उसके बाद हमने देखा रोबोट कंट्रोल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग रोबोट को कंट्रोल करते हैं। तो तीन प्रकार से करते हैं, मैनुअल करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं, हाइब्रिड करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग, मतलब जो हमारा रोबोटिक्स होता है उसके लिए हमको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका हम लोग क्यों और कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पाइथन का यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसलिए करते हैं इस कार्य के लिए। सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस का करते हैं, जावा का करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा रोबोटिक्स के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में अनुप्रयोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, सैन्य के क्षेत्र में है, सैन्य रक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद हमारा अंतरिक्ष और अनुसंधान के क्षेत्र में है, एंड घरेलू रोबोट भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोबोट का चैप्टर कंप्लीट, रोबोटिक्स का। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चैप्टर कंप्लीट। दो चैप्टर अभी कंप्लीट हुए हैं आपके। जो अगला चैप्टर रहेगा जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा आपका ड्रोन वाला रहेगा। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी रहेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम है, जिसमें हमको देखना है परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट, कैलिब्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुप्रयोग, उड़ान क्षेत्र एवं संचालन, ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कवर करते हैं
चलिए अभी हम नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 5th है उसकी तरफ चलते हैं। और यूनिट नंबर जो आपका 5th है उसका नाम है ड्रोन टेक्नोलॉजी। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्गीकरण, कंपोनेंट्स, उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कैलिब्रेशन का टॉपिक इसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अनुप्रयोग देखने हैं हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी के। उड़ान क्षेत्र और इसका संचालन कैसे होता है ये टॉपिक देखना है, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन टू ड्रोन टेक्नोलॉजी। जो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर हम लोग बात करें ड्रोन की, तो एक ये क्या होता है, मानव रहित हवाई जहाज होता है जिसको हम लोग अननेम्ड एरियल व्हीकल यूएवी भी कहते हैं, जिसे रिमोट कंट्रोल से या पूरी तरीके से ऑटोमेटिक रूप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो सर्वेक्षण के लिए, निगरानी के लिए, कृषि के लिए, फोटोग्राफी के लिए, रक्षा के लिए, डिलीवरी सेवाओं के लिए और भी बहुत जगह इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा ड्रोन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिभाषा। तो ड्रोन क्या होता है, यह एक मानव रहित, मतलब उसमें कोई भी इंसान बैठा नहीं होता है। जो ड्रोन उड़ते हैं आपने देखा होगा, शादी विवाह में भी देखे होंगे आपने, ड्रोन से रिकॉर्डिंग होता है। तो जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, जो उसको ऑपरेट करता है, जो उसका ऑपरेटर होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो एक जगह नीचे आराम से बैठा होता है और वो अपने रिमोट, जो ड्रोन का रिमोट होता है उससे वो कंट्रोल करता है ड्रोन को, ठीक है। तो उसमें हमको बैठने की आवश्यकता नहीं है ड्रोन उड़ाने के लिए। जैसे हेलीकॉप्टर है तो उसमें बैठ के उसको उड़ाया जाता है, तो ड्रोन जो है उसमें हमको बैठने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक होता है, बस हमको कंट्रोल करना होता है, रिमोट से इंस्ट्रक्शन देना होता है, ठीक है। जैसे उसको हम लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, कहीं भी लेके जाना चाहते हैं, तो वो सब हम लोग कंट्रोल करते हैं रिमोट से। और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है, निगरानी के लिए, कृषि के क्षेत्र में, फोटोग्राफी में, रक्षा में, डिलीवरी सेवाओं में, सभी जगह किया जा रहा है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, बिना पायलट उड़ान भरने की क्षमता। ड्रोन जो है उसमें विदाउट पायलट जो है ये उड़ सकता है, रिमोट कंट्रोल से ये कंट्रोल किया जाता है, या फिर ऑटोमेटेड नेविगेशन, हल्का और पोर्टेबल डिजाइन। जो हमारा ड्रोन होता है बहुत ही क्या होता है, हल्का होता है। ड्रोन आपने देखा है या फिर नहीं देखा है कमेंट बॉक्स में बताना। सेंसर, कैमरा और जीपीएस से युक्त होता है, मतलब जो हमारा ड्रोन होता है उसमें सेंसर भी होता है, कैमरा भी होता है, जीपीएस सिस्टम भी होता है, सभी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग को पता चलता है हमारा ड्रोन कहाँ पे गया है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ हमको दिखता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ड्रोन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ड्रोन होता क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा सेकेंड पॉइंट, ड्रोन की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्रोन का वर्गीकरण, ठीक है। तो जो हमारा ड्रोन है उसको हम लोग कितने पार्ट में, कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं और किस आधार पर डिवाइड करते हैं वो हम देखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये वाला टॉपिक। तो जो हमारा ड्रोन है उसको हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पे डिवाइड करते हैं। तो पहला प्रकार हो गया फिक्स्ड विंग ड्रोन, दूसरा हो गया रोटरी विंग ड्रोन, तीसरा हो गया हमारा हाइब्रिड ड्रोन। जो हमारा फिक्स्ड विंग ड्रोन है ये हवाई जहाज जैसी संरचना वाला होता है, लंबी दूरी की उड़ानों के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा जो हमारा रोटरी विंग ड्रोन है वो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, अधिक स्थिरता होता है और नियंत्रित उड़ान भरता है। हाइब्रिड ड्रोन, जो हमारा ड्रोन है वो फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर होती है। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड टाइप है ड्रोन में, वो हमारा कॉन्सेप्ट है यूज़ के आधार पे ड्रोन, मतलब ड्रोन का यूज़ के आधार पे ड्रोन को डिवाइड किया गया है। पहला है सर्विलेंस ड्रोन, दूसरा है एग्रीकल्चर ड्रोन, तीसरा है यहाँ पे डिलीवरी ड्रोन, फोर्थ है यहाँ पे फोटोग्राफी एंड फिफ्थ है रिसर्च एंड इन्वायरमेंटल ड्रोन। जो हमारा सर्विलेंस है मतलब ये सैन्य सुरक्षा के लिए और भी चीज़ों की निगरानी के लिए। एग्रीकल्चर जो ड्रोन है उसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, फसलों की निगरानी के लिए, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए। थर्ड है हमारा डिलीवरी ड्रोन, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स और भी जो ऑनलाइन डिलीवरी होता है ड्रोन के माध्यम से वो करते हैं। फोटोग्राफी ड्रोन आपने देखा होगा, इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है और ये फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए शादी विवाह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्रोन शॉट्स भी आपने देखे होंगे। रिसर्च और इन्वायरमेंटल ड्रोन में क्या होता है, मौसम और पर्यावरण के अध्ययन के लिए जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इस ड्रोन का, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा जो ड्रोन का वर्गीकरण है वो है उड़ान दूरी के आधार पर, बेस्ड ऑन फ्लाइट रेंज। तो इसके आधार पे फर्स्ट है हमारा शॉर्ट, दूसरा है हमारा ड्रोन का टाइप मीडियम, थर्ड है लॉन्ग। जो शॉर्ट है वो रेंज ड्रोन होता है और इसका जो रेंज होता है वो 5 किलोमीटर तक होता है, जो हमारा शॉर्ट ड्रोन है। मीडियम जो ड्रोन होता है उसका रेंज 50 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद जो लॉन्ग रेंज का ड्रोन होता है उसकी जो लिमिटेशन है वो 200 किलोमीटर से अधिक होती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा ड्रोन का वर्गीकरण, ड्रोन का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा ड्रोन जो होता है हमारा बेस्ड ऑन यूज़, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो हमारा ड्रोन होता है वो 3 प्रकार का होता है, फिक्स्ड विंग ड्रोन, उसके बाद रोटरी विंग ड्रोन, हाइब्रिड ड्रोन
ठीक है, और उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन यूज़, सर्विलेंस के लिए ड्रोन यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज़ करते हैं, डिलीवरी में ड्रोन, फोटोग्राफी में, रिसर्च और इन्वायरमेंटल में। फिर उसके बाद थर्ड जो टाइप है उसके मेन उसको डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया बेस्ड ऑन फ्लाइट रेंज, मतलब उसको हम लोग कितनी दूरी तक उसको क्या कर सकते हैं, कितने दूरी तक उसको हम लोग उड़ा सकते हैं, उसके रेंज के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है शॉर्ट, दूसरा है मीडियम, तीसरा है लॉन्ग। जो शॉर्ट ड्रोन होता है उसको 5 किलोमीटर तक, मीडियम वाले को 50 किलोमीटर तक और उसके बाद लॉन्ग वाले को 200 किलोमीटर से अधिक तक हम लोग जो है उड़ा सकते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा भी जाएगा आपसे, ड्रोन के कौन कौन से मेन इन जो है कंपोनेंट होते हैं, प्रमुख जो है घटक होते हैं। सो ड्रोन के कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो इसे उड़ान भरने में, डेटा संग्रह करने में और कार्य को कंप्लीट करने में सहायता करते हैं। तो जो ड्रोन के अंदर कंपोनेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उसको, उसके बारे में अभी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा मेरा जो गला है वो भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो बैठ गया है, तो फिर आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि टीम बहुत हेल्प कर रही है। फर्स्ट यहाँ पे जो ड्रोन है आप सभी का कंपोनेंट की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट ड्रोन आता है हमारा कंपोनेंट के आधार पे मैकेनिकल कंपोनेंट। सो मैकेनिकल कंपोनेंट की बात करें तो उसमें हमारा फ्रेम होता है, दूसरा मोटर होता है। फ्रेम में क्या होता है, ड्रोन का जो प्रमुख ढांचा होता है, ड्रोन की और भी सारी जो सामग्रियाँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, कार्बन फाइबर से एंड एल्यूमिनियम फाइबर से बनी होती हैं। दूसरा होता है मोटर। मोटर कंपोनेंट की बात की जाए तो ड्रोन की उड़ान भरने के लिए ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मोटर की मदद से ही हमारा जो ड्रोन है वो उड़ान भरता है। तीसरा हमारा कंपोनेंट हो गया प्रोपेलर्स। ठीक है, तो हवा में स्थिरता बनाए रखने के लिए, दिशा को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें, इस यहाँ पे हमने कौन से कंपोनेंट के बारे में देखा, ड्रोन के मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में देखा। कौन कौन से मैकेनिकल कंपोनेंट है, पहला फ्रेम है, दूसरा मोटर है, तीसरा हमारा क्या है, प्रोपेलर्स। उसके बाद हमारा अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसके, ड्रोन के। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया बैटरी। बैटरी की मदद से ही हमारा ड्रोन स्टार्ट होगा और भी चीज़ें रन होंगी। दूसरा हो गया जीपीएस मॉड्यूलर। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पूरा ड्रोन पे कंट्रोल रखेंगे, उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे। तीसरा हो गया आईएमयू, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ड्रोन का। ये क्या है, ड्रोन की गति को और झुकाव को क्या है, कंट्रोल करता है। फोर्थ हो गया रिमोट कंट्रोलर। तो रिमोट कंट्रोलर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ड्रोन का, जिसके द्वारा हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं, ड्रोन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ड्रोन को उड़ाने का काम करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो तीसरा हमारा जो है वो है सेंसर। ठीक है, तो जो हमारा ड्रोन होता है उसमें कैमरा सेंसर होता है, लीडार सेंसर होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, उसके बाद इंफ्रारेड सेंसर होता है। जो हमारा कैमरा होता है, कैमरा का जो सेंसर होता है वो उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लीडार सेंसर को हम लोग क्या करते हैं, स्थलाकृत मैपिंग और 3D मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्रोन में जो मैप्स वगैरह ये सब शो करते हैं, सो इसकी वजह से करते हैं, लीडार सेंसर की वजह से इनको एक कैच करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, ड्रोन की ऊंचाई और सतह से दूरी को मापता है कि हमारा जो ड्रोन है वो कितना ऊपर गया है, कितनी दूरी पे है, सब कुछ। उसके बाद इंफ्रारेड जो सेंसर है वो रात में जो विजिबिलिटी होती है उसके लिए होता है। रात में भी हम लोग ड्रोन को उड़ाते हैं तो वहाँ पर हमको चीज़ें शो हो, अच्छी तरीके से दिखे, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सेंसर ड्रोन का। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ड्रोन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ड्रोन का कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं यहाँ पे, ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, उसके बाद और भी चीज़ें दी गई हैं, एआई तक का सब कुछ ड्रोन में मिश्रण होता है, मतलब ये सब चीज़ें मिल करके ड्रोन हमारा बनता है। इसका जो मेन मोटो है, मेन सिद्धांत है वो क्या है, वायुगतिकी डिजाइन, ड्रोन की स्थिरता और उड़ान क्षमता सुनिश्चित करता है। डेटा प्रोसेसिंग दूसरा पॉइंट है मेन इसका सिद्धांत, सेंसर से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करता है, हमारे पास वो शो करता है, शेयर करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोलर और ग्राउंड स्टेशन से डेटा को ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऊपर से ये सब ड्रोन क्या करता है, सब चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है और नीचे हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें सब कुछ शो करता है, जैसे हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट है ड्रोन कैलिब्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाएगा आपसे। तो ड्रोन को सटीक उड़ान भरने और स्थिरता बनाए रखने के लिए सही तरीके से कैलिब्रेट करना आवश्यक होता है। कैलिब्रेशन के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहला हो गया हमारा आईएमयू कैलिब्रेशन, मतलब जायरोस्कोप और एक्सलोमीटर को संतुलित करता है। दूसरा हो गया मैग्नेटोमीटर कैलिब्रेशन, जीपीएस और दिशा सटीकता को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा है प्रोपेलर बैलेंसिंग, कंपन को कम करने और उड़ान स्थिरता को बनाए रखने में ये हेल्प करता है। चौथा है हमारा कैमरा कैलिब्रेशन, इमेजिंग डेटा को स्पष्ट रूप से और सटीक बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रोन कैलिब्रेशन के बारे में। फिर उसके बाद सबसे लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है ड्रोन का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हो गया। अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कहाँ कहाँ पे ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग मेनली जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर रहे हैं। फसलों की निगरानी के लिए हम लोग सब कुछ ड्रोन से उड़ा करके देख ले रहे हैं, कहीं पे पशु तो नहीं है, कहीं पे कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। ठीक है। फसल को कीटनाशक दवा ये सब छिड़कने के लिए भी हम लोग ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं अभी। सेकेंड हो गया हमारा रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में। तो डिफेंस में भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ड्रोन के द्वारा हम लोग नज़र रखते हैं, आतंकी गतिविधियाँ ना हो। ठीक है। थर्ड है हमारा आपदा प्रबंधन, जहाँ पर भूकंप, बाढ़ और भी चीज़ें आ गई, वहाँ पर ड्रोन के द्वारा हम लोग खाना भेजते हैं और भी सभी चीज़ें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें भेज सकते हैं वो हम लोग ड्रोन के माध्यम से करते हैं। ठीक है। वहाँ की स्थिति को देखना होता है तो हम लोग ड्रोन की मदद से ही सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा हो गया लॉजिस्टिक और डिलीवरी। सो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे देश हैं जहाँ पर जो डिलीवरी का वर्क है, प्रोडक्ट डिलीवरी का, कोई फूड डिलीवरी का, कोई भी डिलीवरी का वर्क है, लॉजिस्टिक का वर्क, तो वो ड्रोन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। फिफ्थ है मनोरंजन और फोटोग्राफी। शादी विवाह में आपने देखा होगा, मैरिज में, कि ये ड्रोन के द्वारा क्या है, सभी शूट की जा रही हैं, फोटोज़ वीडियोज़ सभी चीज़ें जो है बनाई जा रही हैं। तो ये सब क्या है, इंटरटेनमेंट एंड फोटोग्राफी के अंदर ही आता है। किसी भी इवेंट में आप देखते हो ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है वो है हमारा ड्रोन का उड़ान क्षेत्र और संचालन। ठीक है। तो ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, तीन मेनली जो है फील्ड होते हैं, तीन मेनली जो है वो जोन होते हैं हमारे उड़ान क्षेत्र जो होते हैं ड्रोन के। ग्रीन जोन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो ड्रोन है वो आसानी पूर्वक कहीं भी जा सकता है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। येलो जोन जो होता है वहाँ पर हमें परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। रेड जोन जो होता है वहाँ पर हम लोग ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग ड्रोन को जहाँ चाहो वहाँ पर, जिस भी एरिया में चाहो वहाँ पर जा करके उड़ा सकते हो, अपना आपने ड्रोन खरीदा और जा करके उड़ा दिया वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो उसको जो हमारा ड्रोन क्षेत्र होता है, उड़ान क्षेत्र होता है, वो भी डिवाइड किया गया है। पहला कौन से सेक्शन में है? पहला है हमारा ग्रीन जोन, दूसरा है हमारा येलो जोन, तीसरा है हमारा रेड जोन। तो ग्रीन जोन में हम लोग आराम से अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं, अनुमति हमें नहीं चाहिए, किसी की परमिशन नहीं लेनी है। येलो जोन में हम लोग अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं बट हमको परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, परमिशन लेना होगा। बट जो रेड जोन एरिया है वहाँ पर हमको बिल्कुल भी ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे हमारा पॉइंट है उड़ान क्षेत्र में ड्रोन का संचालन, ड्रोन को ऑपरेट करना। तो वातावरण की स्थिति का निरीक्षण करना आवश्यक है ड्रोन को उड़ाने से पहले। ठीक है। बैटरी और कैलिब्रेशन की जांच करना आवश्यक है, बैटरी चार्ज है या फिर नहीं है, और सभी चीज़ें वर्क कर रही है सेंसर की नहीं। उसके बाद सुरक्षा दिशा निर्देश का हमको पालन करना होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने बस ड्रोन खरीदा और उड़ाने चल दिए, आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होना आवश्यक है। ठीक है। कि किस एरिया में आप लोग उड़ा सकते हो ड्रोन को, किस में आप लोग नहीं उड़ा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हुए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, जिसमें हमने देखा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपका यूनिट है, इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया है, सबसे पहले तो आप ट्राई करिएगा सभी क्लास को, मतलब कंप्लीट इस क्लास को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक आपने अगर देखा है विदाउट स्किप किए हुए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ पे आपको लगता है जिस टॉपिक की आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है, आप नोट्स बना लीजिएगा। जहाँ पे आपको लगता है किसी टॉपिक की स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले। ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे मैं आपको वे सभी स्टडी मटेरियल शेयर कर सकता हूँ जो आप तक पहुँचना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीम आपके लिए बहुत मेहनत